नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा इसको तेज करें और चलिए छोड़िए। हेलो 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 हेलो। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये दुनिया में प्रसारित हो रही है। इट इज बीइंग रिलेड लाइव। यदि आप छोटा सोचेंगे तो छोटा पाएंगे। किसी बड़े थिंकर ने बात कही है, थिंकिंग स्मॉल इज ए सिन। यदि आप छोटा सोच रहे हैं तो आप अपने प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति एक पाप कर रहे हैं। हमारे विद्वान ये पाप दिन रात रोज कर रहे हैं। यदि हमें महापरिवर्तन लाना है तो महापरिवर्तन लाने के लिए एक रास्ता जानने वाला जरूरी है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। दूसरा कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले आपने देखा होगा कि हिमालय की चोटी पे बड़ी मुश्किल से लोग पहुंच पाते थे, और आज जो है इवन हमारी अपंग साथी भी ऊपर पहुंच गए। ये किसकी लीला है? किसकी लीला है ये? उस शेरपा नेपाली की, जिसे वो रास्ता कंठस्थ से याद है। ये चढ़ने वाले की सुरमाई नहीं है, ये बात याद रखना पड़ेगी। यहीं से वो गुरु वाली बात, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। क्योंकि हम गोविंद तक पहुंच ही नहीं पाते यदि हमारे पास गुरु का बताया हुआ रास्ता नहीं। इस देश को गद्दार, देशद्रोही, पाखंडी, छदम चरित्र के, ओछे चरित्र के, घटिया चरित्र के, निम्न चरित्र के और दुष्चरित्र राजनेताओं के कारण, उस समय जबकि अंग्रेज बेहद ही भयभीत थे, अंग्रेजों ने अपने भागने के लिए एक एग्जिट प्लान बनाया था, और उस एग्जिट प्लान को बनाने वाली शख्सियत का नाम था क्लॉड ऑचनलेक, जो कि कमांडर इन चीफ था इंडियन आर्म फोर्सेस का। कमांडर इन चीफ समझते हो? उसने कम से कम 1 दर्जन पत्र लॉर्ड वॉवेल को लिखे कि देश में बगावती तेवर हैं। 24 नेवल बेसिस में से 22 नेवल बेसिस पर विद्रोह हो चुका था। युवाओं में, यहां तक देखा जाए तो शासकीय विभागों की बात करें तो उस समय जो रक्त संचार की वाहिनी हुआ करती थी, पोस्टल डिपार्टमेंट, उसने अंग्रेजों के आदेश मानने से इनकार कर दिया। रेलवे स्ट्राइक पर जाने का नोटिस दे चुका। चारों तरफ बगावती तेवर थे। गवर्नर्स यूरोपियन फोर्स की मांग कर रहे थे। तो लॉर्ड क्लाउड ऑचनलेक ने और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने लगातार इनपुट दिए कि इन बगावती तेवरों के पीछे जो मुख्य कारण है वो आजाद हिंद फौज का ट्रायल जो लाल किले में चल रहा है, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यदि आप
गीदड़ की मौत नहीं मरना चाहते हो तो इस ट्रायल को ड्रॉप कर दो। अंग्रेज जो छदम चरित्र के घटियापंथी करते हुए राजा महाराजाओं को मूर्ख बनाकर उनके साथ संधि करते थे, उन्हीं को फांसी पे चढ़ाते थे। जो इतने दुष्ट थे, उन्होंने आजाद हिंद फौज का ट्रायल डर के कारण ड्रॉप किया। डर कितना बड़ा होता है। एक 23 साल का बच्चा जिसको सरदार भगत सिंह कहते हैं, उसकी फांसी को अंग्रेज खुद टालना चाहते। ये तथ्य शायद बहुत कम लोगों को मालूम। उन्होंने गांधी जी से कहा, ये तुम जो है बात करो सरदार भगत सिंह से, यदि वो माफी मांग लेगा तो उसकी फांसी हम टाल देंगे। गांधी जी ने अंग्रेजों से नहीं कहा, अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा। ये बड़ा मामला बड़ा पेचीदा है। इस तरीके से आपने शायद ना पहले कभी पढ़ा होगा, ना समझा होगा, ना जाना होगा। इस बात पर गांधी जी ने वहां से टेलीग्राम, और टेलीग्राम किया मिस्टर सप्रू। मिस्टर सप्रू जो है उस टेलीग्राम को लेके सरदार भगत सिंह के पास पहुंचे। बोले, बेटा तुम जिंदा रहोगे तो बहुत सारे सरदार भगत सिंह जो है ना पैदा हो जाएंगे, तुम खुद बहुत कुछ कर पाओगे, तो ये बापूजी का टेलीग्राम आया है, तुम माफी मांग लो। उन्होंने कहा नहीं, यदि मैं माफी मांग लूंगा तो वो सिख सांचा टूट जाएगा जिससे सरदार भगत सिंह पैदा हो, फिर इससे सिर्फ गीदड़ पैदा होंगे। उन्होंने अपने तर्कों से मिस्टर सप्रू को ये एहसास दिलाया कि जो निर्णय वो बदले रहे हैं वो सही है। हमें फांसी पे चढ़ने के बाद ही जो संदेश हम भेजना चाहते हैं वो संदेश जाएगा। और इसके जवाब में मिस्टर सप्रू ने गांधी जी को लिखा कि मैंने उनसे बात की और ये उनके विचार हैं, उनके विचारों से मैं भी सहमत हूं। उस व्यक्ति को फांसी पे एक दिन पहले चढ़ा दिया गया। उसकी बॉडी को गोपनीय तौर पर डिस्पोज करने की कोशिश की गई, भला वो ट्रक ड्राइवर का और 4 सिपाहियों का जिन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। अब सबको मालूम होगा भगत सिंह जी का बहुत ही मान सम्मान के साथ लगभग लोगों की उपस्थिति में बाकायदा जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन ये दर्शाता है वो भय जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो क्या भय था जिससे अंग्रेज इतने भयभीत थे? वो क्या भय था जिसने क्लाउड आर्चन लेक को एक प्लान बनाने के लिए विवश किया जिसका नाम था एग्जिट प्लान? बनाने वाला कौन? क्लाउड आर्चन लेक, जो कि कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, ऐसी शख्सियत के द्वारा बनाया गया प्लान। और वो प्लान क्या था कि जो बगावती तेवर हैं उनके रहते यदि हमें इस देश से भागना पड़ा पीछे दरवाजे से, तो किन चंद अंग्रेजों को लेके किस रास्ते से कैसे भागेंगे, इस प्लान का नाम था एग्जिट। ये प्लान लॉर्ड बॉवेल, जो कि उस समय के वाइसरॉय थे, जो कि सुप्रीम अथॉरिटी थी, उसके द्वारा अनुमोदित किया गया था। अब आप अंदाज लगाओ कि भय कितना बड़ा था। जो शासक हो वो इतना डरा हुआ हो कि भागने का प्लान अनुमोदित कर रहा हो, वहां हमारे दुष्ट राजनेता अंग्रेजों की शर्त पर देश का विभाजन स्वीकार कर रहे हैं, तक देश की जनता को गुमराह करते हुए, अंधेरे में रखते हुए सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार कर। आपको जो बार बार कहानी रटाई गई है कि जिन्ना अड़ गया था, मैं आपको बताऊं जिस कमरे में ये देश के विभाजन का एग्रीमेंट साइन किया गया वहां जिन्ना उपस्थित ही नहीं।
इस पर राजीव दीक्षित जी ने बहुत रिसर्च की, बहुत डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए। उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से सामने लाया कि लॉर्ड माउंटबेटन शिमला जा रहा था, उसने एडमिना को बुलाया और कहा कि जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना को लेके आओ। तो एडमिना ने पूछा दोनों को साथ लेके आना है? तो उन्होंने कहा नहीं, पहले नेहरू को लेके आओ। तो नेहरू को लेके एडमिना पहुंचती है। लॉर्ड माउंटबेटन पहले से ही शिमला में है। एक कमरे में जो है एक एग्रीमेंट का दस्तावेज, जो कि भारत के विभाजन का एग्रीमेंट था, और नेहरू से कहा था साइन करो। नेहरू जी कहते हैं कैसे साइन करूं मैंने तो जो है वर्किंग कमेटी में चर्चा ही नहीं की है इसकी। मैं बिना वर्किंग कमेटी के मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है साइन करने। एडमिना कुछ फोटो उसके आप सामने देखती है। इन फोटो को देख लीजिए, कल ये पब्लिश हो जाएंगे, आप कहीं के नहीं रहे। नेहरू जी चुपचाप एग्रीमेंट को उठाते हैं और उसमें हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद में जिन्ना को बुलाया जाता है, और जिन्ना को तो बिना मांगे बुला दी। जो आप देखते हो उसका परिदृश्य कुछ दूसरा होता है। जैसे इस हॉल में जो अपन परिदृश्य देख रहे हैं ना, ऐसे ही परिदृश्य था मुस्लिम लीग का। जब मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करने जिन्ना को लंदन से बुलाया गया, उस समय मुस्लिम लीग में कितने आदमी थे, कोई अनुमान लगा सकता है? केवल 5, प्रेसिडेंट को मिला के और एक चपरासी को मिला के 3 बाबू। एक छोटी सी संस्था जिसमें 5 सदस्य हो, प्रेसिडेंट को मिला के, चपरासी को मिला के, उसके स्टेटमेंट क्या टाइम्स के प्रथम पृष्ठ पे छप सकते हैं? तो ये अनुमान लगाना कठिन है क्या कि ये सब कठपुतलियां थी? जवाहरलाल नेहरू भी कठपुतली थे और जिन्ना भी कठपुतली थे। इसके पीछे कठपुतली को चलाने वाले अंग्रेज थे, और वो अंग्रेज वो ताकत दिमाग है जिस कांग्रेस की आप लोग अभी वो कर रहे हो, वो कांग्रेस किसने बनाई? 1885 में ओए ह्यूम ने बनाई, जो कि एक अंग्रेज था। ये किसकी कांग्रेस? किसकी कांग्रेस थी? ये शराब पीने वाले, अंग्रेजी जानने वाले, कुछ कैम्ब्रिज वगैरह में, लंदन मंडल में पड़े हुए कुछ छोकरों की। इट वॉज ए फन क्लब। धीरे से स्टेप हुआ उसमें। इट प्लेड ए रोल बट इट हैज नॉट डन नॉट मेनी थिंग्स। आप लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। 1921 में मालाबार में नृशंस हत्याकांड हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया गया। जो है हत्याएं तो हुई, बलात्कार हुए, धर्मांतरण हुआ, और कांग्रेस इतनी घटिया कि एक प्रस्ताव भी पारित नहीं कर पाई। क्या जिन्होंने ये नृशंस कांड किया था उसमें अपराध का पंजीयन होकर उन्हें जेल नहीं जाना चाहिए था? उन्हें क्या जेल में नहीं चढ़ना चाहिए था? और तब की बात को छोड़िए, 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के तहत कितने हजार लोगों को मार दिया गया, कितने लोगों की जो है ना, कितनी महिलाओं की, कितनी नारियों की जो है बलात्कार किया गया, छोटे छोटे बच्चों का धर्मांतरण कर किया गया, उनका जो है छोटी छोटी बच्चियों का जो है ना 50-60 साल के बुढ़ों से निकाह कर दिया गया। और हमारे नेहरू गांधी जी क्या कहते हैं? देखो भाई, हमारे यहाँ की महिलाओं को इस सब चीजों को झेलने की बजाय तो आत्महत्या करना चाहिए। मैं आत्महत्या का कैसा सबसे सरल उपाय होगा वो रिसर्च करके आपको बताऊंगा। क्या लज्जा नहीं आना चाहिए हमको? हम लोग कितने निर्लज्ज हैं, हम लोग कितने निर्लज्ज हैं। मैं आपसे पूछता हूं, पुलिस क्या थी? जलियांवाला कांड में जनरल डायर के आदेश से घूमने वाले लोग कौन थे? कौन थे? विदेशी थे कि भारतीय थे? हमारे अपने सिपाही। तो चौरा चौरी कांड में यदि लोगों ने उनकी बर्बरता देखते हुए, उनका पीछा करते हुए यदि एक थाने में आग लगा दी जिसमें 4 सिपाही मर गए, तो ऐसा क्या पहाड़ गिर गया था?
क्यों ना गांधी जी ने जो है चौराचार्य कांड के बाद जो है आंदोलन विड्रॉ कर लिया? क्या वो भी अंग्रेजों का सारा था? क्या गांधी जी अफ्रीका से भारत लाने का षड्यंत्र और प्लान क्या अंग्रेजों का था? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि था, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पर रिसर्च होना चाहिए, शायद तथ्य कुछ अलग आए। गांधी जी जो कहते थे वो लंदन के उसमें छपता था। कौन छपवाता था? कौन छपवाता था? जैसे जिन्ना का छपता था ऐसे गांधी जी का भी छपता था, तो कौन छपवाता था? इसका मतलब है भारत एक मंच था और यहाँ के राजनेता कठपुतलियां थे जिन्होंने देश के साथ गद्दारी करते हुए अंग्रेजों से, जबकि वो डरे हुए थे उस समय, इस देश की जनता के साथ षड्यंत्र करते हुए देश का विभाजन स्वीकार किया। उनकी शर्तों पर जो है देश का सत्ता का हस्तांतरण लिया। जब 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के समय हमारे इतने घृणित एक्सपीरियंस थे, तो एक दूध पीता बच्चा भी इस बात का अनुमान लगा सकता था कि आपने जब देश का विभाजन स्वीकार कर ही लिया है तो लाखों की संख्या में लोग मरेंगे। आपको जानकारी है कितने लोग मरे हैं? 20 लाख से भी अधिक लोग मरे। क्या, मैं आपसे पूछता हूं, क्या इसका अनुमान लगाना कठिन था? क्या कहता है आपका विवेक? क्या विवेक कहता है आपका? मैं आपसे पूछता हूं, आपका विवेक क्या कहता है? इसका अनुमान लगाना कठिन था या सरल था? मेरा मानना है कि दूध पीता बच्चा भी इसका अनुमान लगा सकता था। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री क्या नाम था, जवाहरलाल नेहरू जी, जो पंडित जानबूझ के लिखते थे। जो पंडित है वो तो पंडित नहीं लिखते थे, लेकिन इन्हें पंडित लिखवाने का बड़ा शौक था। तो इन्होंने जो है, इनके जेल में क्यों नहीं आया? 14 अगस्त की रात में राजीव दीक्षित जी ने रिसर्च की है कि एडमना के साथ बैठ के बुलेट ट्रेन देख रहे, बुलेट ट्रेन नहीं, बुलेट मूवी, उसमें की पुरानी कोई मूवी बुलेट रही होगी जो वो देख रहे हैं। कैसे थे हमारे ये राजनेता? कितनी दुष्टता थी? क्या आप उस समय होते तो आर्मी, एयरफोर्स, फ्रीडम फाइटर्स, पुलिस सभी का डिप्लॉय करते, मैच करते कि नहीं करते? आपको मालूम है जब कटी हुई लाशें आ रही थी उनको खाना, उनको निकालना, खाना खिलाने का काम प्रशासन नहीं कर रहा। कौन कर रहा? जो जो लोग पहले आ गए थे वो लोग जो है दुकानों के सामने फड़ बिछाते थे, दुकान वाले ही उनको सामान देते थे, उनका सामान बिकवाते थे, उससे दिन भर में जो कमाते थे रात में उनकी महिलाएं भोजन बनाती थी, और वो विवशचीन महिलाएं नहीं देख सकती थी, इसलिए महिलाओं का जाने की इजाजत नहीं थी। ये लोग जो है जाकर उनको लेके आते थे, उनमें से लाशों के बीच में से कोई जिंदा बचा हुआ हो उसको भोजन कराना, लेके आना, ये काम खुद पब्लिक कर रही थी। कितनी शर्म की बात। आपको मालूम है जब ये सब चल रहा था उस समय जो है धीरे धीरे ठंड का समय आ गया, बेहद ठंड थी उस समय, दिल्ली में बहुत ठंड लगती पड़ती थी। तो जो वहां से हिंदू भाई आए, क्योंकि यहाँ से मुसलमान चले गए थे, मुस्लिम जो है ना, मस्जिद खाली पड़ी हुई थी तो मस्जिद में घुस गए। गांधी जी ने उस हिंदुओं को मस्जिद से निकालने के लिए अनशन किया। जब जो है ना उसने आक्रमण किया कश्मीर के ऊपर जो है पाकिस्तान ने, तो इन्होंने 55 करोड़ उसे देने के लिए, जो कि हमारा समझौते का हिस्सा था, उसके लिए भी अनशन किया। इन्होंने तो प्रण लिया था कि इस देश की जो है विभाजन मेरे लाश पे होगा, तो इन्होंने विभाजन के लिए तो जो है अनशन नहीं किया। आपको मालूम है क्या हुआ? जब ये इस तरीके से सूडो तरीके से देश के विभाजन के एग्रीमेंट पे साइन हो गए, जिसका मैंने अभी आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था, पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन दिया था, उस बात को लेके कांग्रेस में भयावह स्थिति बनी, स्पेशली मिस्टर टंडन और मिस्टर
श्रीमान गांधी, इन्होंने इतना बवंडर किया 14 जून को, ऐसा लग रहा था कि देश के विभाजन का जो एग्रीमेंट है वो रद्द हो जाएगा, वो कांग्रेस स्वीकार कर देगी। फिर बारी आई माननीय पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बोलने की। जानते हो उन्होंने क्या बोला? भाइयों और बहनों, आज की जो वर्किंग कमेटी है उससे अच्छी तो वर्किंग कमेटी हो ही नहीं सकती है। मुझे लगता है जो भी निर्णय उन्होंने लिया है हमें उनका साथ देना चाहिए। एंड दैट्स हाउ पूरा जो है ना बाजी पलट गई। जो व्यक्ति कह रहा था कि इस देश का विभाजन मेरे लाश पर होगा, उसने इस देश के साथ क्या किया, इस पर चिंतन और रिसर्च करने की जरूरत है। मैं तो कह रहा हूं इस पर व्हाइट पेपर आना चाहिए। ये अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं? इन सब तथ्यों पर रिसर्च करके पीएचडी दिए जाना चाहिए और उसको पब्लिश होना चाहिए और हमें अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड को बदलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं जो इतिहास आपने पढ़ा है वो झूठा है, मनगढ़ंत है, अर्ध सत्य है। जिनको आप महासम्राट और देश का जो है ना बड़ा मुगल और बड़ा ना कह रहे हैं, वो मुगल जो है विंध्याचल के उस तरफ जो है झांक भी नहीं पाए। अखंड भारत बहुत बड़ा। आपने गाना सुना होगा पिया गए रंगून, तो रंगून भी भारत का हिस्सा था, श्रीलंका भी भारत का हिस्सा था, 1930 तक था। अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक जो है इसको बाहर कर दिया और वो हमारे स्कैनर के बाहर चला। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उनके जो है उसमें गणेश और उसका कहीं पे चिन्ह था, तो किसी ने कहा भाई ये क्यों है, तो उन्होंने कहा मैंने धर्म बदला है, अपने बाप को नहीं बदला है। ये भगवान हमारे माँ बाप तुल्य हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने षड्यंत्र पूर्वक अपने हित के लिए सही नेता जो कि सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने आजाद हिंद घोषित कर दिया था, जिसे 11 राष्ट्रों ने सोवियत रशिया सहित मान्यता प्रदान कर दी थी। आज का सही जवाब है, यदि कोई पूछे कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो सुभाष चंद्र बोस। इतना ही नहीं, आजाद हिंद का बैंक था, आजाद हिंद फौज नहीं करते, आजाद हिंद का करेंसी थी और आजाद हिंद की फौज भी। महिलाओं ने अपने गहने, मालूम नहीं कितना कितना सामान जो है वो वहां पहुंचवाया। और जब जो है इन्होंने दुष्टता पूर्वक करके फर्जी प्लेन क्रैश की कहानी जड़ी, जो कि सत्य नहीं है, वो बॉक्स जिसमें गहने रखे हुए थे वो नेहरू जी को सौंपा गया। मेरे ख्याल से इस पर भी रिसर्च और व्हाइट पेपर आना चाहिए कि वो बॉक्स क्या था, उसमें कितना था, और वो नेहरू जी ने खुद कहाँ किया, इस पर रिसर्च होने की जरूरत है। हम अटकलों के बीच में क्यों जिए? हमें सत्य बातें क्यों मालूम नहीं पड़ना? आप जरा चुप रहेंगे? आप इसलिए चुप रहिए क्योंकि नहीं, इसलिए चुप रहिए। आप आ जाइए, आप माइक पे आ जाइए। हम तो मेन पॉइंट जिसके लिए उससे बोल रहे हैं कि हम ये मेन पॉइंट ही है भाई साहब, ये मेन पॉइंट ही है। यदि इतनी अकल होती तो ये देश बदल गया होता। ये मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। हमें अपने इतिहास की जानकारी नहीं है और इन राजनेताओं की दुष्टताओं की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि राजा, जनता राजा है। अरे जनता राजा नहीं है, जनता गुलाम है, जिसको एक अचानक सा सिपाही 100 इनका हमने बंद कर देता है। कैसे जनता है राजा? एक मिनट, मैं जो तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं, हम जो है
जनता को मूर्ख बना रहे हैं, वहां राजनेताओं ने मूर्ख बनाया, यहाँ हम लोग मूर्ख बना रहे हैं। ये बेसिक शुरुआती दौर की कुछ चर्चाएं हैं जो सर कर रहे हैं इतिहास में जो आप बैठ जाइए जरा थोड़ा सा, आप एक मिनट बैठिए आप। गूगल पर सर्च कर सकते हैं आप। एक मिनट, ये बैकग्राउंडर है, इस बैकग्राउंडर को रिकॉर्ड में जा रहा है, इस बैकग्राउंडर को दुनिया सुन रही है, ये आपके लिए नहीं है, इट इज फॉर अ ग्लोब। इस हॉल में बैठे हुए चंद लोगों के लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए प्रसारित किया जा रहा है, जिससे तो यू कैन गो आउट, यू फील कि हम आपका समय, तो उसमें आगे बात कर रहे हैं, ये इसका भूमिका जरूरी है, ये इसकी भूमिका जरूरी है, ये इसकी भूमिका जरूरी है। यदि ये भूमिका नहीं होगी तो हम इन राजनेताओं को एक्सपोज नहीं कर पाएंगे, हम इन राजनेताओं को पराजित नहीं कर पाएंगे। हम जो है इस हॉल में चंद लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम जो है जो बातें कह रहे हैं उनके पीछे भी नीचे की जमीन खाली है, उसके नीचे की जमीन खाली है, उसके मॉडल खाली है। तो मैं आपसे अब ये कहना चाहता हूं कि उस समय षड्यंत्र पूर्वक सत्ता का हस्तांतरण करके आपके ऊपर कौन से नियम कानून थोपे गए, कौन से नियम कानून थोपे गए जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के तहत भारतीयों को कुचलने के लिए बनाए गए थे। हमारे सरदार भगत सिंह के दिमाग में ये चिंतन आ सकता है, उसकी डायरी में ये बात आ सकती है कि हमारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, तो हमारे दुष्ट राजनेताओं के देह में एक बार भी नहीं आया कि हमारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। इन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर वही जो है घटिया नियम कानून जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए थे, वो आज आप तक छुपे हुए हैं। जब तक हम उन नियम कानूनों को नहीं बदलेंगे कि एम्प्लॉयमेंट सब बकवास है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत तो 21 लक्ष्यों के तहत आपको समृद्ध बना रहा है, और उसके लिए हमें भारत सरकार के पैसे भी नहीं चाहिए, उसके लिए मनी मॉडल भी बना हुआ है, उसे हमें एफडीआई भी नहीं चाहिए। इस देश में गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, इस देश में वो लाटसाबी व्यवस्था बदल जाएगी जो आपको ऊपर जुल्म ढाने के लिए बनी हुई थी। आपके ऊपर वो वही व्यवस्था टूटी हुई थी जिसका मैं डीजी था। वो डीजी का जो सिंबल था वो आम जनता में खैर ढाने के लिए था। मैं जिस पे चाहूं गोली चला दूं। आज कितनी गोलियां चली हैं, किसी का कुछ बिगड़ा, कोई जेल में गया? अब फालतू की बातें दो के हमको इलाज दे दे, फलाना कर दे, ये मॉडल आपके आमूल चूल परिवर्तन का कहानी है। ये छोटे से दिमाग में इसलिए मैंने शुरुआत की थी कि छोटा सोचोगे तो एक अपराध कर रहे हो। यदि आप सोचोगे कि मुझे उधर तक जाना है तो वहीं पहुंच पाओगे, यदि वहां जाने की मंजिल तय करोगे तो संभावना है पहुंच पाओगे, लेकिन यदि मंजिल तुम्हारी ये होगी तो शायद यहां भी ना पहुंच पाओगे। इसलिए बड़ा सोचना बहुत जरूरी है, और अकल का ठेका लेने का जो है ना कोई कोशिश ना करे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अब महापरिवर्तित भारत आपके दरवाजे पे खड़ा होगा, लेकिन इस तरीके से जो हम पार्टियां बना के यदि हम ला पाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 3000 से अधिक पार्टियां हैं जो एक आदमी को भी नहीं जिता पा रही। जब तक आप मेजॉरिटी बनाकर इस देश के नियम कानून नहीं बदलोगे तब तक ये देश नहीं बदलेगा। क्राइम फ्री भारत एक ऐसा मॉडल लेके आया है कि ये सभी राजनेता, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह सहित 2-2, 3-3 साल के 2-2, 3-3 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, मतदान के पहले। ये बहुत छोटा स्टेटमेंट नहीं है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जब ये हार जाएंगे तो आपको ये बात पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? नहीं, कौन जीतेगा? चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त कौन सी बला है?
ये चंद्रगुप्त कौन सी बला है? ये चंद्रगुप्त वो प्राणी है जो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों से कैसे हर व्यक्ति को महापरिवर्तित भारत मिलेगा, वो जन जन तक पहुंचाने वाला व्यक्ति है। जो लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त कहलाएगा। मध्य प्रदेश की स्थिति में यहाँ पे कितने विधायकों की संख्या है बिहार में? है 243। तो बिहार की स्थिति में 243, मध्य प्रदेश की स्थिति में 230, राजस्थान की स्थिति में 200, छत्तीसगढ़ की स्थिति में 90 और दिल्ली की स्थिति में 70। ये सब विधायकों की संख्या है। ये मेरिट लिस्ट बनेगी। किसकी मेरिट लिस्ट होगी? किसकी मेरिट लिस्ट होगी? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा। और वो जोड़ने में क्या कर रहा है? वो ये नहीं कह रहा है आपने उनको जो है, जो मेरिट लिस्ट बन गई, अब अज्यूम करिए कि मध्य प्रदेश का चुनाव अभी है, राइट? तो जो मध्य प्रदेश का चुनाव अभी है, उस नवंबर दिसंबर में जिस दिन भी चुनाव की घोषणा होगी, उस दिन उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, राइट? और वो 30 लोग, 230 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनको चंद्रगुप्त कहा जाएगा। तो यहाँ बैठे लोग जो अपने आप को सूरमा मान रहे हैं, वो जाएं और लोगों को जोड़ें, क्योंकि टिकट जो है दिया नहीं जाएगा। यहाँ बैठ के जो 23 जून को जो है दुष्ट लोग आए हुए थे, जिन्होंने आप लोगों को भेड़ बकरी माना हुआ था, उन्होंने किस अधिकार से कहा कि हम लोग साठ-गांठ कर लेते हैं? क्योंकि उन्होंने आपको एक पशु माना, एक जानवर माना, कि जहां वो जाएंगे आप तो उनके पीछे चले बधे बधे चले आएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानवर हैं। नहीं, इससे हटके और कुछ है क्या? वो ये कैसे मान रहे हैं कि उनके पास एक वोट बैंक है और वो जहां जाएंगे वहां वोट बैंक चला जाएगा? क्या 23 जून का जो यहाँ पे महागठबंधन और जो भी ड्रामा नाटक हुआ, आपको नहीं लगता है कि वो देश की जनता का अपमान है? क्या इन्होंने जो महाराष्ट्र में किया, आपको नहीं लगता है कि वो देश की जनता का अपमान है कि नहीं है? क्या कहते हैं आप लोग? देश की जनता का अपमान है कि नहीं है? जो पहले कर्नाटका में हुआ वो देश की जनता का अपमान, जो मध्य प्रदेश में हुआ वो देश की जनता का अपमान। और माननीय जो है नरेंद्र मोदी जी चंद दिनों पहले भोपाल में आए थे और उन्होंने कहा कि इन सब लोगों को हम जेल भेजेंगे, ईडी का वो करेंगे, और उन्हीं को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। देश का अपमान सुबह शाम दिन में 4 बार होता है। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। तो अब समय जागने का आ गया है। आज हमको कोई भी आपस में साठगांठ करने का अधिकार नहीं है, किसी को भी साठगांठ करने का अधिकार नहीं है। बल प्रदर्शन करना है तो आम जनता के पास जाइए और बताइए कि इस 21 लक्ष्यों के साथ ये देश बदल जाएगा, जहां पर आपको अपराध मुक्त भारत मिलेगा और धन की वर्षा भी होगी, जहां पर आपको अपनी FIR लिखाने के लिए थाने नहीं जाना होगा, थाना चल के आपके पास आएगा। और थाना नहीं आएगा, ऐप चल के आएगा, एक आदमी चल के आएगा और उसके ऊपर भी धन की वर्षा हो। लेकिन भाई साहब, आपको बीमारी लग गई है झूठी रिपोर्ट करने की। इस नए सिस्टम में यदि धोखे से आपने झूठी रिपोर्ट कर दी तो भाई साहब जेल में सड़ेंगे आप, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यहाँ बहुत सारे लोग झूठी रिपोर्ट करने के आदी हो गए। हाँ, तो ये झूठी रिपोर्ट करने वाले जेल जाएंगे। तो ये पहली सर्टेनिटी है, जहां बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी और इस सब पूरी प्रक्रिया में धन की वर्षा भी होगी। नंबर 2, दूसरी सर्टेनिटी, 15 दिन के अंदर क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के तहत ऐसे साक्ष्य इकट्ठे हो पाएंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। ये कोई नौसिखिया नहीं कह रहा है। 7 साल DG रहा, जिसने जो है 2 नेशनल पुलिस मिशन बनाए, और उन दोनों नेशनल पुलिस मिशन का जो है प्रोजेक्ट हेड और नोडल ऑफिसर आज के दिन भी मैं हूं। लेकिन मुझे बात का पूरा भरोसा है कि इन दुष्ट राजनेताओं के रहते अपराध मुक्त भारत कभी जमीन पे नहीं उतरेगा। जबकि ये नेशनल पुलिस मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बीइंग हेडेड बाय मी। बात समझ में आ रही है? ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं।
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल पुलिस मिशन मेरे ही प्रस्ताव के तहत बना है। और बात तो अब यहाँ लोग कितने हैं? अच्छा चलिए ठीक है, नहीं ये जरूरी है क्योंकि इसी को तो आप बेचना चाहते हो। यदि आप 21 लक्षों के साथ लोगों को परिवर्तित भारत नहीं दोगे, यदि आप ठेकेदार बनोगे कि मुझे वोट दो, तो आप में और उसमें पॉलिटिकल बाजी में कोई फर्क नहीं है। ये कहने से कि मैंने वर्दी पहनी और बड़ा वो कर लिया है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट, नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। देखो मुझे कह लेने दो यार, बहुत जरूरी है ये बात कहना, बहुत जरूरी है। बात सुन लो आप, इस बात को सुनोगे तो आप सही दिशा में चल पाओगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये एक लाइन से बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने जो अपने बैनर पे लिखा है सत्ता नहीं व्यवस्था में परिवर्तन, और सर जो कुछ भी करे वो व्यवस्था को परिवर्तन करने वाली चीजें हैं। उसी के लिए तो वही बता रहा हूँ कि 21 लक्षों के साथ आपको समृद्धि चाहिए, आपको निरोगी भारत चाहिए, आपको सभी आंखों में वो चाहिए। आपके किसानों की आमदनी है तो 2 गुना कह रहे हैं, वैसे हम तो 5 गुना कह रहे हैं, 5 गुना कह रहे हैं। भारत में कोई स्लम एरिया नहीं बचेगा और इसके लिए आपको कोई कर्ज नहीं लेना होगा। भारत में टैक्स विलुप्त हो जाएगा, टैक्स, और भारत सरकार के पास इस धन की वर्षा के तहत 20 गुना ज्यादा संपत्ति होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो ऐसे भारत के लिए यहाँ मंच में जो बैठे लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि यदि उसमें उन्होंने सच में जो है ना इतने समय तपस्या की है, लोगों के पास गए हैं, तो अब ये क्राइम फ्री भारत मॉडल के तहत जाएं, लोगों को जोड़ें और जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आए और नंबर 1 पे आके मुख्यमंत्री बने। आपको कौन दूसरा मुख्यमंत्री बना रहा है? हम तो आपको मुख्यमंत्री भी बना रहे हैं। बात आप समझ रहे हैं? इस व्यवस्था के तहत यदि आप नंबर 1 पे आते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे। यदि आप 230 में आ गए मध्य प्रदेश की स्थिति में, तो विधायक का टिकट चल के पहुंचेगा। और इतना ही नहीं, आपको जो है इस काम के लिए किसी के पास जाके ये भी नहीं कहना है कि भाई साहब मुझे वोट दे दीजिए। आपको क्या कहना है कि क्राइम फ्री भारत और 21 लाख चाहिए कि नहीं चाहिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो जुड़ जाएंगे और उसमें उनको 21 विधाओं के तहत उनको पद बांट के, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, संभाग स्तर है, जिला स्तर है, सांसद क्षेत्र स्तर है, विधायक स्तर है, उप संभाग स्तर है, ब्लॉक स्तर है, शहर स्तर है, मोहल्ला स्तर है, गांव स्तर है और पोलिंग बूथ स्तर है। और हर स्तर पर जो है 37 पद हैं। अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 10 सहायक उपाध्यक्ष और 21 की कार्यकारिणी समिति, जो हर संडे को बैठेगी और 7 दिन पहले क्या किया और 7 दिन बाद और क्या करना है, इस तरीके से 21 विधाओं के तहत लोगों को जोड़ेंगे। तो मैं गारंटी लेता हूं चंद दिनों में 100 करोड़ लोग आपके साथ होंगे और इन लोगों को कहीं यहाँ पे गांधी मैदान में इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने 5 पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। उनकी शपथ में कहा गया है, क्या कहा गया है शपथ में, कि मैं शपथ लेता हूं कि जो भी लोगों की जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आकर अपने आप को चंद्रगुप्त घोषित करेगा, हम उस चंद्रगुप्त को छत पे जाऊंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और यदि मान लो जो भी चंद्रगुप्त हैं, कहने के लिए सूबेदार जो है ना वीर सिंह हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। जब 80% मतदाता छत पे चढ़ के ये बोल रहे होंगे तो आप मुझे बताइए पड़ोसी ये कहेगा कि नहीं कहेगा कि भाई साहब आप कर क्या रहे हैं। जब आप उनको बताएंगे कि हम एक ऐसा क्राइम फ्री भारत ला रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा, जो आपके ऊपर से गुलामों के नियम कानून बदल देगा, जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील बना देगा। आज घटिया कानून के तहत लाटसाही व्यवस्था
अपनी विधिक जिम्मेवारियों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। जो अभी हमारे एक साथी ने कहा था जंतर मंतर की बात, तो जंतर मंतर में बेटियों का यौन शोषण हुआ, क्या उसमें केस रजिस्टर करना पुलिस की विधिक जिम्मेवारी नहीं थी? क्यों इन दुष्ट राजनेताओं के उसमें प्रश्न में कार्रवाई नहीं की गई है? क्या ऐसे दुष्ट पुलिस वालों को आर्टिकल 311(2) के तहत डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए? डिसमिस किया जाना चाहिए। आज एक लज्जा का विषय है कि हमारी जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनमें से एक भी संविधान के हिसाब से नहीं चल रही। अभी कल आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कोई यूसीसी को हम नहीं मानेंगे। जरा नीतीश कुमार जी को कहिए कि आर्टिकल 256 पढ़ ले, उनको कहिए जरा शेड्यूल 7 पढ़ ले। यदि मैथिली शरण गुप्त होते तो नीतीश कुमार की सरकार को 356 में आज बर्खास्त कर, क्योंकि उनका एक है ना संविधान की मशीनरी की फैलवा है, संविधान का अपमान और उल्लंघन है। आर्टिकल 256 के तहत जो है सेंटर जो नियम कानून बनाता है वो राज्य से सुपीरियर होता है। राज्य में यदि उसको नियम बनाने का अधिकार भी है तो जो में इनकंसिस्टेंसी होगी दैट विल बी नल एंड वॉइड। तो नीतीश कुमार को किसने अधिकार दे दिया कि वो कहते हैं कि हम यूसीसी को नहीं मानेंगे? यूसीसी इस संविधान का दिशा निर्देश है, आर्टिकल 44 का दिशा निर्देश है। मैं बस केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य चाहते हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियों से मोह छोड़ लीजिए। ये राजनीतिक पार्टियां आपका कोई भला नहीं करेंगी। यदि आप जुड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे तो ताज आपके सिर पे होगा। और नंबर 1 पे आगे तो आप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आपकी जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त नामक चाणक्य की है, जो सभी मॉडल के तहत फिर भी देश बदलेगा। तो मुख्यमंत्री आप बनेंगे, देश बदलने की जिम्मेवारी चाणक्य की। ये बात उस मूल जो है ना चाणक्य में और चंद्रगुप्त में थी। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से कह रहा हूं, यदि थोड़ी लज्जा शर्म है तो अपने दरवे से बाहर निकलो। मालूम नहीं किस छोटे लाभ के लिए तुमने ये पार्टियां बनाई है। क्या अपने विजिटिंग कार्ड में प्रेसिडेंट लिखना चाहते हो? क्या अपनी गाड़ी के सामने लिखना चाहते हो प्रेसिडेंट सो एंड सो? या कुछ लोगों से पैसे लेके उनके जो है ना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहे हो, उनको जो है ना इनकम टैक्स का लाभ दिला रहे हो? मुझे नहीं मालूम है किसकी क्या षड्यंत्र है, लेकिन देशभक्ति तो उसमें कहीं नहीं। मैं ऐसे सभी राजनीतिक दलों से कहता हूं, क्योंकि 21 लक्षों में एक कार्यकर्ता का भी ग्रुप है। तो इस 21 लक्षों में सभी दलों के राजनीतिक कार्यकर्ता, सभी राजनीतिक पार्टियां भी जो है ना आमंत्रित हैं। यदि उन्होंने इतने वर्ष जनता के बीच में संघर्ष किया है तो जनता को जोड़े। यदि संघर्ष किया है और जोड़ के मेरिट लिस्ट में आके बताएं। ये अपने के हम इनको टिकट दे देंगे, इनको टिकट दे देंगे, इनको बना देंगे, ये क्राइम फ्री भारत में ये मॉडल नहीं है। मैं चाहूंगा कि यदि आप में सच में जमीन है, यदि आप में सच में देशभक्त है, तो अपनी पार्टी लाइन से ऊपर आइए और इस देश के लिए काम करिए। अपराध मुक्त भारत मिशन आपकी तकदीर और तस्वीर बदल देगा। आपके जो है ना भविष्य, आपका और आपके बच्चों का भविष्य बदल देगा। आपको परिवर्तित भविष्य चाहिए या नहीं चाहिए? आप हमारी जमीन को मतलब पाएंगे। इसमें जमीन कहाँ से? आपने क्या कहा जमीन को? जमीन कितना है आपको पता नहीं होगा। आप डीजी थे, आपने कितना क्या क्राइम मुक्त कर दिया अपने उसको एरिया को। आप बात यहाँ खड़े हो जाओ, रिटायरमेंट के बाद बात करें। मैंने रिटायरमेंट के बाद में नहीं किया है। 2017 में 2019 में ये इसका संशोधन कर दिया था। दो व्यक्ति डीजी रहे, क्राइम मुक्त एक लोग जो है जो अपनी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं वो इस देश का भला नहीं कर सकते हैं। मैं पूरे साहस से बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जो भी राजनीतिक पार्टियों के लोग जो है देश हित में एक मंच के नीचे नहीं आ सकते हैं, वो लोग जो है अपने लिए मालूम है सभी को जानते हैं। वो 86 के बैच के ऑफिसर है, मेरे जूनियर है। मैं आपको आपने दिल्ली में भी यही काम किया था। आपने दिल्ली में भी यही बात बोली थी।
इस वर्दी को पूरा देश सम्मान करता है। आर्मी की बात कही है, मैंने मोबाइल की बात कही है, राजनीतिक पार्टियां कर रही है। पुलिस वाले चोर है तो कुत्ता कहते हैं लोग, क्या बात करें? तो मैंने ही कहा जब आप आईजी शील मधुर को जानते हैं फिर आप गलत कर रहे हैं। हम